हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपकी पाठशाला। ठीक है ना। देखो, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको आईटीएफ भी बोलते हैं ना, आईटीएफ, राइट है। तो देखो, हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पढ़े थे, अब हमने फंक्शन में क्या सीखा था कि किसी भी फंक्शन का अगर कोई भी फंक्शन 1 1 या ऑन टू है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे ना, राइट है। तो देखो, पहला पॉइंट क्या है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इज नॉट डिफाइंड इन देयर डोमेन। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि यार सर, आप बोलोगे कि आपने तो टॉपिक पढ़ा रहे हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता उनके डोमेन में। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया y बराबर साइन एक्स। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन एक्स, राइट है। अब हमें ये दिख रहा है कि यार ये जो फंक्शन है वो ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है। अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचूंगा तो वो एक से ज्यादा जगह कट कर रही है, राइट है क्या। तो हमें ये बात पता लग गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो 1 1 ऑन टू नहीं होते, तो उनका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है उनके डोमेन में। इसका डोमेन क्या है, आर है, तो इसके डोमेन में नहीं है ना। अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स निकालना है तो मैंने क्या किया, उनके ग्राफ को बाउंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को मान लो साइन एक्स का इनवर्स निकालना है तो मेरा साइन एक्स उसके डोमेन में ये था। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, अपने साइन एक्स को बाउंड कर दिया। मैं अब ग्राफ बनाऊंगा -π/2 से π/2 के बीच का। अगर मैं -π/2 से π/2 के बीच का ग्राफ बनाता हूं तो ये ग्राफ ऐसा ऐसा कुछ मिलेगा। दिस इज -1 एंड दिस इज 1। नाउ दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। अब मैं इसका इनवर्स निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या बोला, पहली लाइन में क्या बोला कि इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इन देयर डोमेन। उनके डोमेन में तो डिफाइन नहीं है, बट अगर मेरे को इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है तो मैंने उनके ग्राफ को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया ना, बाउंड कर दिया, राइट है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स आर द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, इसी साइन इनवर्स एक्स को एक और तरीका है लिखने का। कैसे हम लिख सकते हैं, आर्क साइन एक्स। अगर मान लो किसी ने लिखा हुआ है आर्क साइन एक्स तो उसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अगर किसी ने लिखा हुआ है आर्क कॉस एक्स तो उसका मतलब क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स, राइट है। तो यहां तक की बात क्लियर है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, दीज आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स डिफाइन नहीं होता उनके डोमेन में, बट हमें निकालना है ना। हम इंसान हैं, हम तो नहीं मानेंगे, है ना। हम इंसान लोग नहीं मानते ना, अपन बैठा लेते ना, कैसे भी करके बैठा लेंगे अपन। तो हमने उनको बैठाने के लिए, उनको 1 1 बनाने के लिए उनके ग्राफ को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया ना, राइट है। आगे बढ़ते हैं। देखो, हम क्या करते हैं ना, प्रिंसिपल वैल्यूज लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज। जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ हमने -π/2 से π/2 के बीच का लिया। अब कोई बच्चा ये बोल सकता था कि सर आपने -π/2 क्यों लिया, आपने -π/2 से π/2 कैसे लिया, है ना। आप तो क्या चाहिए, आपको तो 1 1 चाहिए। तो जैसे मान लो ये ग्राफ है साइन एक्स का, है ना। दिस इज -π/2, दिस इज π/2 एंड दिस इज 3π/2। अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर आप चाहते हो कि इनवर्स बैठ जाए, आपने यही तो बोला कि मैं चाहूंगा कि इनवर्स बनाना है इसको, तो 1 1 बनाना है, ऑन टू तो ये पहले से ही, तो आपने ये ग्राफ लिया था -π/2 से π/2 का, बट मैं -π/2 से π/2 का नहीं लूंगा। मैं कहां से कहां तक का लूंगा, π/2 से 3π/2। कोई बोलेगा नहीं 3π/2 से 5π/2, 5π/2 से 7π/2। तो ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है ना हमारे दिमाग में। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली सबकी प्रिंसिपल वैल्यूज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज लेंगे, है ना। ऐसा नहीं अपने मन से कुछ भी ले लिया ना। तो हेडिंग लगाएंगे ना, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। हेडिंग लगाओ, टाइटल है प्रिंसिपल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन
ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट है। तो देखो जैसे मान लो y बराबर साइन एक्स लिखा हुआ है, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इसी फंक्शन को मेरे को इनवर्स में लिखना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। ये इसको लिखने का तरीका हो गया ना, दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं क्या, पहला हमने लिया है y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन इनवर्स x। देखो अब ये जो x का जो वैल्यू है साइन x के ग्राफ में, ये वाला ग्राफ हमने बात कर रहे थे, इतने पार्ट का ग्राफ हम बात कर रहे हैं, अपन इतने पार्ट के ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो देखो ये जो वैल्यू है ये -1 है, दिस इज 1, ये वाली वैल्यू -π/2 एंड दिस इज π/2। अब जब मैं इसका इनवर्स लूंगा तो ये जो हमारा एंगल था वो हमारा ये बन जाएगा, और जो वैल्यूज थी वो हमारा इनपुट बन जाएगा। y बराबर साइन एक्स में इनपुट क्या है, इनपुट इज एंगल और आउटपुट इज वैल्यू, राइट है। बट अगर मैं बात कर रहा हूं y बराबर साइन इनवर्स x की, तो हमारा जो इनपुट होगा, इनपुट इज वैल्यू, इनपुट क्या होगी, वैल्यू। हमें इनवर्स में बेसिकली हम क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। आउटपुट क्या आएगा हमारा, एंगल, आउटपुट इज एंगल। उल्टा हो गया ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। एंगल हमने इनपुट दिया था साइन एक्स में, आउटपुट वैल्यू मिली थी। अब इसमें क्या होगा, इनपुट हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, एंगल मिल जाएगा, राइट है। कर लेंगे, तो एक एक करके अपन बात करते हैं। तो पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो डोमेन बात करेंगे और हम इसकी क्या बात करेंगे, रेंज। तो कॉलम बना लेते हैं। पहला कॉलम आएगा हमारा किसका, डोमेन का। तो डोमेन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट है, डोमेन। और ये क्या हो गया, रेंज। देखो हमने क्या बोला कि x जो है वो क्या है, बेसिकली हमारी वैल्यूज जो साइन ले सकता है। तो हमें पता है कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच का होता है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, -1 से 1। x का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 1। और जो रेंज होगी, रेंज y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, ठीक है। और इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन y बराबर x। इसको अपन कैसे लिखते हैं, साइन y बराबर x। दूसरी चीज है y बराबर कॉस इनवर्स x। इसका भी डोमेन क्या होगा, -1 से 1। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू लेता है वो कहां से कहां तक लेता है, -1 से 1 तक। तो वैल्यू हमारा इनपुट है, तो हमारा इनपुट क्या हो गया, -1 से 1। अच्छा, इसका जो रेंज आएगा वो 0 से पाई आएगा ना, रेंज क्या आएगा इसका, 0 से पाई। और ये क्या लिखा हुआ है, x बराबर कॉस y। थर्ड, y बराबर tan इनवर्स x। देखो tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो r होता है ना, क्योंकि tan x का जो रेंज है वो इसका डोमेन बन गया। इनवर्स में क्या होता है, रेंज जो होती है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है, और डोमेन जो होता है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, y बराबर tan इनवर्स x में x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, r ले सकता है, रियल नंबर ले सकता है r। अच्छा, इसका जो रेंज आएगा ना, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ओपन पे आ जाएगा ना, ओपन पे आ जाएगा। और ये क्या लिखा हुआ है, x बराबर tan y। फोर्थ, y बराबर कॉट इनवर्स x। y बराबर कॉट, अगेन x का वैल्यू r होगा, और इसके लिए जो y का वैल्यू हो जाएगा वो 0 से पाई हो जाएगा ना, पाई हो जाएगा। और ये लिखा हुआ है x बराबर कॉट y, राइट है। फिफ्थ, y बराबर सेक इनवर्स x। y बराबर सेक इनवर्स x। देखो सेक का जो वैल्यू है वो या तो 1 से बड़ा होता है या 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे जो इनपुट है हमारा वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, सेक का जो रेंज है वो 0 से पाई आ जाएगा, बट π/2 नहीं आ सकता ना,
पाई बाई टू क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेक पाई बाई टू पे डिफाइन नहीं होता ना, सेक का वैल्यू पाई बाई टू पे क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है। तो अपन ने क्या पाई बाई टू हटा दिया, राइट है। अच्छा सिक्स्थ, y बराबर कोसेक इनवर्स x, अगेन इसका डोमेन यही होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? x बराबर सेक y लिखा हुआ है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, राइट है। और इसका अगर मैं बात करूं क्या रेंज, तो -π/2 से π/2 आएगा और बीच में से 0 हट जाएगा, क्योंकि 0 पे कोसेक डिफाइन नहीं होता। तो y बिलोंग्स टू कितना आ गया? -π/2 से π/2 और -0 करके। तो x बराबर ये क्या लिखा हुआ है? कोसेक y। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये हमें याद होनी चाहिए ना, बिल्कुल ढंग से याद होनी चाहिए, है ना। ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए कि इसका डोमेन क्या होता है और इसका रेंज, राइट है। देखो हम अगर रेंज की बात करें तो इसमें हमें क्या मिला? -π/2 से π/2 मिला। कौन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया -π/2 से π/2? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसने हमें फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दिया, इसने हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दिया, इसने भी हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दिया, इसने हमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दिया, इसने हमें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दिया, और इसने हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट दिया, राइट है। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि इनवर्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होता है, सेकंड क्वाड्रेंट यूज होता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं होता ना, नहीं होता। तो लिख लो एक नोट में लिखो। अच्छा एक और बात समझ में आती है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें भी है, फर्स्ट इसमें भी, सब में। तो नोट लिखो, नोट। इसको मिटा देते हैं, ये याद करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना। इसमें लिखो, एक नोट लिखो, लिखो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू, नोट में पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट नोट, फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉमन टू ऑल इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन, राइट है। सही बात है ना, फर्स्ट में सब में फर्स्ट आ रहा था। अच्छा दूसरा पॉइंट है थर्ड इज नॉट, देखो थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन, थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन आईटीएफ, राइट है। अच्छा अगर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट जो हमने यूज किया, फर्स्ट हमने यूज किया, सेकंड हमने यूज किया, ये दोनों पॉजिटिव एंगल्स थे, 0 से पाई के बीच में थे, तो कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज किया। बट फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हमारा आया था 0 से -π/2 से 0, कहां से आया था? -π/2 से 0। तो कहने का मतलब हमने जो फोर्थ क्वाड्रेंट यूज किया वो हमने एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूज किया। किस में यूज किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लिख लो, थर्ड वन इज, लिखो फोर्थ क्वाड्रेंट is used in clockwise direction, that is -π/2 से π/2, सॉरी 0, -π/2 से 0। y का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा? -π/2 से 0 के बीच में, राइट है। कर लेंगे, ये बात हमें समझ में आ चुकी है ना। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं ना ग्राफ ऑफ आईटीएफ। लिखो, हेडिंग लगाओ ना, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राफ ऑफ आईटीएफ। नेक्स्ट हेडिंग इज ग्राफ ऑफ आईटीएफ। पहला y बराबर साइन इनवर्स x। देखो हमें जो ग्राफ बनाना है वो -π/2 से π/2 के बीच का बनेगा, ये बात तो तय है, ठीक है, ठीक है ना।
तो देखो हमने पता है कि अगर मान लो हमारे पास ये है साइन एक्स का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स फॉर -π/2 से π/2। तो हमें एक बात समझ में आती है कि अगर किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो उसको बनाने के लिए हम बेसिकली करते क्या है, क्या करते हैं, y बराबर x लाइन के अबाउट क्या ले लेते हैं, उसकी मिरर इमेज। तो y बराबर x लाइन बना दी मैंने, दिस इज द लाइन y बराबर x। अब इस y बराबर x लाइन के अबाउट हमें फंक्शन की क्या लेनी है, मिरर इमेज। तो अगर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूं तो इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ये आ जाएगी और इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ये आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो रेड वाला जो ग्राफ बना वो किसका बन गया, y बराबर साइन इनवर्स x का। तो एक बार मैं लिख देता हूं, यहां पर बना देता हूं अंक से, ठीक है ना। इनपुट -1 से 1 का है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर, उल्टा बना दिया ना, उल्टा बना दिया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x, दिस इज π/2 एंड दिस इज -π/2, राइट है। देखो अब मैं इसके कुछ एक पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा ना, मैं एक बार लिख लेता हूं। पहली बात, नॉन पीरियोडिक। अरे यार ग्राफ कोई रिपीट थोड़ी नहीं हो रहा है, ग्राफ अगर रिपीट होता है तो अपन बोलते हैं पीरियोडिक है, पर यहाँ पे तो रिपीट नहीं हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक। दूसरी चीज बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि दो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर मैंने लाइन खींची, उनके बीच में अगर मेरा ग्राफ आता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बाउंडेड। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लाइन है यहाँ पे y बराबर π/2 और एक लाइन है हमारे पास y बराबर -π/2। तो हमारा जो ग्राफ है वो y बराबर π/2 और y बराबर -π/2 के बीच में आ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया ना, बाउंडेड। तो कहां से कहां तक बाउंडेड है, -π/2 से π/2। अच्छा इवन है या ऑड है, इवन का पता कैसे लगाते हैं, अगर हमारे फंक्शन का जो ग्राफ है वो y एक्सिस के सिमेट्रिक है तो वो इवन है, और अगर ओरिजिन के सिमेट्रिक है तो वो ऑड है। साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, ओरिजिन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। तो हमारा क्या हो गया, ऑड ग्राफ, ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। अच्छा चौथी बात है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखो जैसे जैसे मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर x का वैल्यू बढ़ाने पे y बढ़ रहा है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग, राइट है। अच्छा फंक्शन इंक्रीजिंग हो चुका है। अच्छा वर्टिकल टेंजेंट की बात करते हैं ना, वर्टिकल टेंजेंट, क्या हमारे इस ग्राफ में हमें वर्टिकल टेंजेंट मिल सकती है, हाँ बिल्कुल मिल सकती है ना, बिल्कुल मिल सकती है। मार्कर कौन गया, ये रहा, एक तो ये मिल रही है वर्टिकल टेंजेंट और एक ये मिल रही है। तो दिस इज x बराबर 1 एंड दिस इज x बराबर -1। तो दो वर्टिकल टेंजेंट है हमारी, कौन कौन सी, एक x बराबर 1 है और एक x बराबर -1 है। बोले तो क्या, x बराबर +-1, राइट है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, π/2, और मिनिमम कितना है, -π/2। देखो मिनिमम कितना है, -π/2, ठीक है ना। अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगला आता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो ये सारी चीजें ना, ये वाली वर्टिकल टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सारी चीजें आपको जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें और ढंग से समझ में आती है ना। तो अभी के लिए हमें बस ये याद रखना है कि वर्टिकल टेंजेंट क्या है। अगर ऐसी टेंजेंट जो वर्टिकल बन जाए तो हमें ग्राफ से समझ में आ रहा है कि यार x बराबर 1 पे बन रही है और एक x बराबर -1 पे बन रही है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जिस पॉइंट पे हमारा ग्राफ अपना नेचर चेंज करता है। देखो कैसे नेचर चेंज कर रहा है, यहां तक तो ऐसा नेचर करता है, फिर एकदम से चेंज हो गया ना, पहले ऐसा आया फिर एकदम से ऐसा हो गया। तो x बराबर 0 पे हमारा क्या आ गया, एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर आप आगे जाके देखोगे ना तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जिसपे डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। d2y/dx² क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है,
x बराबर 0, राइट है, कर लेंगे, कर लेंगे। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि क्रिटिकल पॉइंट की बात रहने देते हैं ना, अभी रहने देते हैं, छोड़ देते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में भी अपन बात नहीं करते हैं ना, नहीं करते हैं। तो इतनी बातें हम समझ में आ गए ना। देखो अच्छा इसका डेरिवेटिव और लिख लेते हैं, डेरिवेटिव अगर y बराबर साइन इनवर्स x हमारे पास है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। जैसे साइन x का क्या होता है cos x, साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, क्रिटिकल पॉइंट 9 पॉइंट जो है हमारे पास वो है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट द पॉइंट एट विच dy बाई डी एक्स बराबर 0 और इंफिनिटी। अगर ऐसा पॉइंट जिस पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू या तो 0 हो जाए या क्या हो जाए इनफाइनाइट हो जाए, तो इसका वैल्यू 0 तो नहीं हो सकता बट इनफाइनाइट हो जाएगा ना। किस पॉइंट पे हो जाएगा प्लस माइनस 1 पे हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है प्लस माइनस 1, राइट है कि नहीं है। मैं आपके लिए एक और बार ग्राफ बना देता हूं और मैं आपको एक और बार समझा दूंगा ये सारी चीजें। थोड़ा गंदगी ज्यादा फैला दी मैंने एक ही ग्राफ में, बट आप लोग समझदार हो कि नहीं हो? अरे हो यार हो, है ना। लिखते हैं देखो करें स्टार्ट। दिस इज x बराबर 1, दिस इज x बराबर -1, दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2। नॉन पीरियोडिक रिपीट नहीं हो रहा, बाउंडेड माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है। ऑड फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ओरिजिन के अबाउट क्या है सिमेट्रिक है। इंक्रीजिंग हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर x का वैल्यू बढ़ाओगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज होगा। वर्टिकल टेंजेंट आ रही है, एक आ रही है x बराबर +1 पे और एक आ रही है x बराबर -1 पे। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसका पाई बाई 2, मिनिमम वैल्यू कितना है -π/2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है जिसपे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है 0। तो इसको आप निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकाल लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लो। ये dy बाई डी एक्स है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कर लोगे ना आप, कर लोगे, बहुत समझदार आदमी हो ना, कर लोगे। चलें आगे बढ़ते ना। देखो यही सारी चीज हम सबके लिए बात करेंगे ना, कॉस के लिए बात करेंगे, साइन के लिए बात कर ली है अपन ने, टेन वाले के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे। तो ग्राफ याद होना चाहिए, हमने वो पढ़ा था अभी, इनवर्स वाली बात करी थी, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड डोमेन की बात करी थी, वो याद होनी चाहिए। और जो मैं जितने भी ग्राफ बताऊंगा वो सारे याद होने चाहिए ना बढ़िया तरीके से। तो लिखो नेक्स्ट, लिखो y बराबर कॉस इनवर्स x, ठीक है ना। पहला ग्राफ तो अपन गंदगी से बनाएंगे थोड़ा, तो पहले क्या करते हैं 0 से पाई के बीच का कॉस का ग्राफ बनाया ना, कॉस का। तो 0 से पाई के बीच का कॉस का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। अब इसी ग्राफ का y बराबर x लाइन खींची अपन ने, राइट है। इसका मिरर इमेज, तो ध्यान से अगर देखो ना तो इस वाले पार्ट का अगर मैं मिरर इमेज निकालूं तो ये आ जाएगा और इस वाले पार्ट का ये आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, सही है। वाह, तो अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पे ढंग से, अगर मैं इसको यहाँ पे ढंग से बनाने की कोशिश करूं तो कितने बच्चों को ये दिख गया ऐसा आ रहा है। दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस इज पाई, राइट है। अब ये सारी चीजें बात करते हैं, क्या हमारा फंक्शन जो आया है वो पीरियोडिक है? नहीं है। अरे पीरियोडिक तो कोई सा भी नहीं आएगा, फंक्शन इनका तो रिपीट ही नहीं करेगा ना यार, तो ये पीरियोडिक तो आ ही नहीं सकते, तो पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक। अच्छा बाउंडेड है, बिल्कुल है। अब बाउंडेड कहां से कहां तक है? y बराबर 0 के बीच में और y बराबर पाई के बीच में। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया ना, ये जो ग्राफ है वो 0 से लेके पाई के बीच में बाउंडेड है। अच्छा क्या ये ऑड है? नहीं, ऑड तो नहीं है। क्या ये इवन है? नहीं, इवन भी नहीं है। तो नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा क्या ये इंक्रीजिंग है? नहीं। देखो x का वैल्यू बढ़ाने पे y का वैल्यू घट रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। फंक्शन क्या हो गया?
डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा वर्टिकल टेंजेंट अगेन देखो x बराबर 1 पे आ रही है एक तो, और एक x बराबर -1 पे, तो ये सही है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, राइट है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x बराबर क्या है, π/2, x बराबर इज π/2। दिख रहा है अपने को x बराबर कितना आ रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, π/2, सॉरी x बराबर 0, सॉरी π/2 आएगा, x बराबर 0 ही आ रहा है। अरे ये देखो ना यार, इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट π/2 है, तो x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ना अपन तो x पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, x बराबर 0 अगेन। अच्छा y बराबर अगर cos इनवर्स x है आपके पास, तो उसका डेरिवेटिव होता है -1/√1 - x²। क्या होता है, -1/√1 - x², राइट है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट, डबल डिफरेंशिएशन यही, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी डिफरेंस इसका वैल्यू 0 कब हो रहा है, +-1 पे, तो यही क्या हो गया, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो ये अपने को याद रखना है, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, ये याद रखना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x, x बराबर -1, x बराबर 1, दिस इज y बराबर पाई एंड दिस इज y बराबर 0, राइट है, राइट है। आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x बना लोगे अब आप, मैं आपके लिए डायरेक्ट बना देता हूँ, है ना। आपको फंडा समझ में आ गया ना, फंडा बनाने का तरीका क्या है, तरीका समझ में आ गया ना अपने को कि किसी भी चीज का इनवर्स कैसे बनाएंगे, y बराबर x लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। तो tan इनवर्स x का मैं आपके लिए ग्राफ बना देता हूँ डायरेक्ट। अच्छा ये बात समझ में आती है कि जो हमारा tan इनवर्स x का जो ग्राफ है वो -π/2 से π/2 के बीच में रहने वाला है। अगर tan के ग्राफ में अगर मैं π/2 डालता हूं तो आंसर इन्फिनिटी मिलता है, राइट है ना यार। अगर मैं tan के ग्राफ में, tan की फंक्शन tan में, tan x में अगर मैं π/2 डालता हूं तो आंसर क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। अगर मैं tan इनवर्स में इन्फिनिटी डालूंगा तो आंसर क्या मिलना चाहिए, π/2। तो अगर x इन्फिनिटी है तो y का वैल्यू लगभग π/2, मतलब tan इनवर्स x का वैल्यू लगभग π/2। सेम माइनस के लिए, -π/2 कब मिलेगा, जब मैं माइनस इन्फिनिटी डालूंगा। तो ये अपना ग्राफ आ गया, 0 से पास हो जाए। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर tan इनवर्स x। अच्छा पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक है, बाउंडेड है क्या, हाँ बाउंडेड है, 0 से लेके -π/2 से π/2 के बीच में बाउंडेड है। ऑड है, ओरिजिन के बाद क्या है, सिमेट्रिक, तो फंक्शन इज ऑड। अच्छा इंक्रीजिंग है, x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, y का वैल्यू चढ़ता जा रहा है ऊपर, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अच्छा वर्टिकल टेंजेंट नहीं आएगी ना इस बार, वर्टिकल टेंजेंट नहीं आएगी, तो अपन क्या बोलेंगे, नो वर्टिकल टेंजेंट, नो वर्टिकल टेंजेंट। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, π/2, मैक्सिमम इज π/2, मिनिमम इज -π/2। अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x बराबर 0, अगेन x बराबर 0 आ रहा है। अगर फंक्शन मेरा y बराबर tan इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x²। dy/dx 0 कहीं होगा क्या, ये वाली क्वांटिटी कभी 0 या इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी पे आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, कहाँ पे आ जाएगा, इनफाइनाइट पे आ जाएगा, है ना। और इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइन ही होता है लगभग, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन, नो क्रिटिकल पॉइंट। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, अरे कोई रियल वैल्यूज के लिए ये 0 नहीं हो रहा ना यार, ये वाली क्वांटिटी कोई रियल वैल्यू के 0 नहीं हो रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, नो क्रिटिकल पॉइंट, नो CP, राइट है, क्लियर है, याद रखना अपने को। अगेन नेक्स्ट आएगा हमारे लिए y बराबर कोट इनवर्स x, थर्ड इज, फोर्थ इज y बराबर कोट इनवर्स x।
अगेन तरीका पता है आपको, है ना। अच्छा, हमें ये बात पता है कि 0 से π/2 पाई के बीच में y बराबर पाई के बीच में डिफाइन होगा, बाउंडेड होगा y बराबर पाई के लिए है ना। ग्राफ देखो इसका ऐसा आ जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर cot इनवर्स x π/2। अगेन नॉन पीरियोडिक है, बाउंडेड है 0 से पाई के बीच में। अच्छा, π/2 देखो इस पे ओपन आएगा ना यार, अपन ने गलती कर ली ना, π/2 वो अपने को मिल थोड़ी ना था, तो π/2 से -π/2 से π/2 के लिए क्या आएगा, वो ओपन आ जाएगा वो। तो सिमिलरली यहाँ पे 0 से पाई के बीच में ओपन आ गया ना। अच्छा, नैनो है, फंक्शन इज नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, y का वैल्यू नीचे आ रहा है, अगर x इधर भागेगा तो y नीचे की तरफ भाग रहा है, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। वर्टिकल टेंजेंट नहीं आ रहा, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, उसमें भी नॉट डिफाइन आ जाएगा, 10 वाले में भी, राइट है कि नहीं है। मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 वाले में -π/2 ओपन था, तो हमने थोड़ा गलत लिख दिया, वहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, और मिनिमम वैल्यू भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन x बराबर 0, अगेन सही है। dy/dx होता है इसका, अगर y बराबर cot इनवर्स x आपको फंक्शन दिया हुआ है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, -1/1 + x²। क्रिटिकल पॉइंट अगेन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, देख लो ये वाली क्वांटिटी कभी भी रियल वैल्यूज के लिए 0 नहीं हो सकती। तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। y बराबर सेक इनवर्स x। देखो हमें ग्राफ याद रखने ना, तो 4 आपने याद कर लिए, 2 बाय 4 गेट 2 फ्री ना, बाय 4 गेट 2 फ्री याद रखेंगे ना। देखो बनाने का तरीका, बेसिक तरीका क्या है, y बराबर x साइन x का सेक x का ग्राफ बनाओ, y बराबर x के अबाउट क्या ले लो, उसकी मिरर इमेज। बट इसको मैं याद रखने का तरीका आपको बताता हूं, टिप्पे वाला ग्राफ, टिप्पे वाला ग्राफ। सर टिप्पे वाला ग्राफ का मतलब क्या है, देखो अगर आपको सेक इनवर्स x का ग्राफ बनाना है, तो देखो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो आप क्या करो, कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, बनाते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर 1, x बराबर -1, दिस इज y बराबर पाई, एंड दिस इज y बराबर 0। अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से, अगर कोई भी बॉल यहां से गिरी, यहां पे टिप्पा खा के क्या यूं जाएगी क्या, अरे बॉल अब फेंक रहा हूं मैं, यहां पे आई टिप्पा खा के यूं चली जाएगी, अरे जाएगी कि नहीं जाएगी। यहां से बॉल गिरी, टिप्पा खा के यूं आ जाएगी। तो दिस इज जो हमें नीले पार्ट में दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर सेक इनवर्स x, राइट है, ये वाला टिप्पे वाला ग्राफ। कॉस इनवर्स x के ग्राफ को हमने क्या खिला दिया, टिप्पा खिला दिया, टिप्पा, राइट है। याद रख, देखो याद रखने के तरीके और कुछ नहीं है। अच्छा बात कर ले, क्या पीरियोडिक है, नहीं है, नॉन पीरियोडिक, बाउंडेड है, हाँ सर बाउंडेड है, 0 से पाई के बीच में बाउंडेड है। नैनो है, हाँ बिल्कुल नैनो है। क्या डिक्रीजिंग है, देखो x का वैल्यू बढ़ा रहा है, ग्राफ ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर ही बढ़ रहा है, तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अच्छा वर्टिकल टेंजेंट आएंगी क्या, हाँ आ जाएगी, x बराबर 1 पे आ जाएगी और एक x बराबर -1 पे आ जाएगी। तो वर्टिकल टेंजेंट x बराबर +-1 पे। मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है इसका, पाई, मैक्सिमम इज पाई, और मिनिमम इज 0। 0 आ गया बेटा, 0, मिनिमम कितना आ गया, 0 आ गया, मैक्सिमम कितना आ गया, पाई आ गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन
क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है क्या? देखो एक बार सोचो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें नहीं आ रहा ना, अरे नहीं आ रहा ना यार, कहाँ आ रहा? इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है ना जिसपे जस्ट ये बदल जाए, तो यहाँ पे आता, पर यहाँ पे तो ग्राफ ही टूट गया हमारा, तो नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अपन क्या बोलेंगे? नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नो POI। देखो इसका ये क्या होता है, अगर y बराबर सेकेंड इनवर्स x है तो dy/dx क्या होता है? 1 mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज दी dy/dx। क्रिटिकल पॉइंट बताओ, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है क्या? आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, +-1 आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है? +-1, x बराबर +-1, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर सेकेंड इनवर्स x। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज y बराबर कोसेक इनवर्स x। अगेन ये भी ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? टिप्पे वाला ग्राफ। अगेन ये क्या है? टिप्पे वाला ग्राफ। कैसे सर, कैसे समझाओ तो सही। देखो कोसेक इनवर्स x किसका उल्टा है? साइन इनवर्स x का। तो पहले साइन इनवर्स x का ग्राफ बना लेते हैं। x बराबर 1, x बराबर -1, y बराबर π/2 एंड दिस इज y बराबर -π/2। अगर मैंने जो बॉल फेंकी वो ऐसा गई, इधर टिप्पा खा के ऐसा हो जाएगी, राइट है। अगर मेरी बॉल ऐसे आई तो टिप्पा खा के ऐसी हो जाएगी, अरे राइट है कि नहीं है? तो ये जो हमारा ग्राफ बन गया इसको मिटा देते हैं। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर कोसेक इनवर्स x। नॉन पीरियोडिक है अगेन। अच्छा बाउंडेड है -π/2 से π/2 के बीच में, बाउंडेड है -π/2 से π/2 के बीच में। नैनो है कि ओड है? ओड है बेटा, ओड है। देखो ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक आ रहा है तो फंक्शन इज ऑड। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना y का वैल्यू घटता है। देखो पहले घटा, फिर एकदम से यहाँ पहुंच गया, फिर घट गया, तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। वर्टिकल टेंजेंट आ रहा है, x बराबर +-1 पे आ रहा है। अच्छा मैक्सिमम कितना आ रहा है? π/2 आ रहा है, और मिनिमम कितना आ रहा है? -π/2। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा। अच्छा अगर y बराबर कोसेक इनवर्स x है तो dy/dx होता -1 mod √x² -1। अगेन क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा? +-1। तो ये 6 ग्राफ जो हैं वो हमें याद रखने हैं ना, ठीक है ना। और इसकी जो हमने डोमेन और रेंज की बात करी थी वो भी अपने को याद रखनी है। देखो अब एक बात है ना, एक बात, मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिक? का मतलब होता है कोई भी फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? मोनोटोनिक कहलाता है। तो अगर कोई भी फंक्शन, ध्यान से सुनना, ध्यान से, मैंने आपसे क्या बोला कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब बिना पेन उठाए मैं उसका ग्राफ बना रहा हूं। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और मोनोटोनिक है, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, तो क्या उसका रेंज हमेशा आ रहा है क्या? दोबारा मैंने आपसे बोला कि कोई भी फंक्शन है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट है, और कंटिन्यूस भी है, तो क्या उसका रेंज आ रहा है क्या? आप बोलोगे यार सर देखो, आपका कहने का मतलब क्या है कि वैल्यू हमेशा बढ़नी चाहिए, वैल्यू हमेशा बढ़नी चाहिए। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब क्या? या तो बढ़े या घटे। तो मैंने एक बार को इंक्रीजिंग का केस मान लिया, तो वैल्यू हमेशा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, मान लो ना एक बार को, और बिना पेन उठाए मेरे को ग्राफ बनाना है, तो कहीं ना कहीं आके इन्फिनिटी भी रखोगे आप, तो रेंज आर होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। जैसे देखो हमने tan इनवर्स x का ग्राफ देखा,
y बराबर हमने tan इनवर्स x का ग्राफ देखा तो वो ऐसा आता है, राइट है। क्या ये कंटिन्यूस है? हाँ है, बिल्कुल, पेन हमने नहीं उठाया। क्या ये इंक्रीजिंग है? बिल्कुल इंक्रीजिंग है, बट इसका रेंज आर नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे कि tan इनवर्स x यही cot इनवर्स x के साथ हुआ, तो अपन क्या लिखेंगे, लिखो नोट में, लिखो नोट में, पहला पॉइंट लिखो, tan इनवर्स x एंड cot इनवर्स x आर कंटिन्यूस एंड मोनोटोनिक on R, but it does not implies that their range is R, है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी ना। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो या मोनोटोनिक हो, कंटिन्यूस का मतलब आपने उसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना दिया, और मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है, या तो वो इंक्रीजिंग हो या फिर वो डिक्रीजिंग हो। जैसे कि ये हमारा ग्राफ था, ये बाउंडेड है -π/2 से π/2 के बीच में बाउंडेड है, राइट है, बट इसका रेंज R नहीं आ रहा ना, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई भी फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन की अगर रेंज आ रही है तो वो क्या हमेशा रेंज R आ रही है। मान लो मैंने क्या बोला कि कोई भी फंक्शन है, ये बात समझ में आ गई ना अपने को। अब मैं दूसरी बात पे लेके चल रहा हूं आपको। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, जेई इन्हीं छोटी छोटी बातों पे खेल जाता है। बहुत सिंपल जेई है ना, जेई बहुत सिंपल है, बट थोड़ा अपने को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करनी पड़ती है ना, बस ये है ना, ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बात अपने को समझ में क्या आ चुकी है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है या मोनोटोनिक है तो जरूरी नहीं है क्या उसका रेंज R होगा, राइट है। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है और कंटिन्यूस है और उसका रेंज R है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है और उसका रेंज क्या है R, तो ये बात जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। मैंने क्या बोला, लिख देता हूं, लिखो, इफ fx इज कंटिन्यूस और एंड कंटिन्यूस एंड, लिखो, if fx is continuous and has a range R, it does not implies that it is monotonic। दोबारा है ना, दोबारा मैंने क्या बोला कि अगर मेरा कोई भी फंक्शन वो कंटिन्यूस है या उसकी रेंज R है तो वो जरूरी नहीं है कि वो मोनोटोनिक होगा। फॉर एग्जाम्पल y बराबर ले लिया x³ - 3x मान लिया, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका एक रूट तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एक रूट 0 आ रहा है, एक हो रहा है +√3 और एक हो रहा है -√3। तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, इस वाले फंक्शन का ग्राफ ऐसा आएगा। कंटिन्यूस है, रेंज आ रहा है, -∞ डालोगे -∞ मिलेगा, +∞ डालोगे इन्फिनिटी मिलेगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल रेंज R होगा, इवन और डिग्री है पॉलिनोमियल की, रेंज क्या होगी, R होगी। बट मोनोटोनिक नहीं है ना, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। मोनोटोनिक कब होता है, या तो वो सिर्फ इंक्रीज हो या फिर सिर्फ डिक्रीज हो, बट यहाँ पे वो पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है और रेंज R है तो वो जरूरी नहीं है क्या होगा, मोनोटोनिक होगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना तो बेटा चिंता करने वाली बात नहीं ना। ये जो शब्द है ना, मोनोटोनिक हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ये सारी चीज बाद में आएंगी दोबारा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पूरा चैप्टर है, मोनोटोनिसिटी पूरा एक चैप्टर है, एओडी का एक पूरा पार्ट है ना। तो अपने को घबराने वाली बात नहीं है, राइट है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज डोमेन पढ़ लिया और उनके ग्राफ पढ़ लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कुछ एक सवाल कर लेते हैं, आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अपन, कुछ एक सवाल कर लेंगे। सवाल लिखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग।
है ना, एक दो सवाल करा देता हूँ मैं आपको। देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग। राइट है, पहला दिया हुआ है y बराबर कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दिस इज GIF। सुनेंगे ना, समझेंगे। देखो, कॉस इनवर्स जो इनपुट ले सकता है वो -1 से 1 के बीच का नंबर ही ले सकता है। अगर मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पहले डोमेन की, तो इनपुट जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच का। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 से 1 के बीच का ही होगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 से 1 के बीच का है तो x का वैल्यू -1 से 2 ओपन तक होगा कि नहीं होगा? अरे 2 तक के सारे नंबरों का, 2 से जस्ट पहले तक के सारे नंबरों तक का मैक्सिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा और -1 तक के का -1 आएगा। जैसे ही मैंने -1 से हल्का सा छोटा लिया तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। तो हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -1 से 1 के बीच का है तो x -1 से 2 के बीच का होगा। राइट है कि नहीं है? राइट है। रेंज की बात करते हैं। रेंज अगेन देखो, मैंने आपको फंक्शन में बहुत बढ़िया तरीके से बताया ना कि डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने फंक्शंस में नहीं पढ़ा है डोमेन एंड रेंज, तो इसकी पहली सीरीज से जस्ट पहली सीरीज ही है फंक्शन डोमेन रेंज फंक्शन की, तो उसमें आप ये वाला टॉपिक जाके बिल्कुल पढ़े ना। राइट है। तो अपन बात कर रहे थे रेंज की। रेंज क्या है? जो हमने इनपुट दिया उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट इज रेंज। तो हमने इनपुट, देखो हमें पता है कि यार हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -1 से 1 के बीच का है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि इंटीजर ही होगा ना यार। इसके बीच का क्या होगा? इंटीजर ही आंसर आ सकता है। तो इनपुट हमारा क्या गया? -1 गया या 0 गया या 1 गया। अगर कॉस इनवर्स के अंदर -1 गया, मतलब कॉस का वैल्यू -1 कब होता है? 0 से पाई के बीच में कॉस का वैल्यू -1 कब होगा? पाई पे होगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? पाई मिलेगा। अगर कॉस इनवर्स के अंदर 0 गया तो इसका मतलब क्या है कि कॉस 0 वैल्यू कब देगा? तो वो कब देता है? π/2 पे देता है। और कॉस इनवर्स के अंदर अगर 1 गया तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो हमारा जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो कहाँ से, उसमें एलिमेंटल है, 1 आ गया, -1 आ गया और 0 आ गया। कर लेंगे क्या? कर लेंगे। अगला है, नेक्स्ट लिखते हैं y बराबर, एक और सवाल लिखते हैं, लिखो y बराबर साइन इनवर्स e की पावर x। साइन इनवर्स e की पावर x। क्लियर है? ठीक है। देखो, डोमेन की अगर मैं बात करूं तो अगेन e की पावर x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। राइट है ना यार? e की पावर x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना तो वो ऐसा बनता है। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू कितनी होती है? 0,1। मैं चाहता हूं कि मेरा वैल्यू -1 से बड़ा हो जाए। ये e की पावर x पॉजिटिव तो होता ही है, तो ये तो बात लफड़ा ही नहीं है। लफड़ा किसका है? इसका। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा e की पावर x 1 या 1 से छोटा रहे तो x का वैल्यू -∞ से 0 होना चाहिए। x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? -∞ से 0। देखो ना यार, अगर -∞ से 0 तक है तो e की पावर x कहां से कहां तक है? 0 से 1 तक है। सही है कि नहीं है? सही है। तो डोमेन क्या आ गया मेरा? -∞ से 0। रेंज साइन इनवर्स के अंदर 0 से लेके 1 तक का नंबर गया है ना, ये हुआ है। देखो, साइन इनवर्स के अंदर क्या गया? 0 से 1, 0 पे ओपन है। अच्छा, साइन इनवर्स का वैल्यू 0 कब होता है? 0 पे होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ओपन पे आ जाएगा। और 1 कब होता है? π/2 होता है, π/2 पे क्लोज हो जाएगा। तो दिस इज रेंज। राइट है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नहीं तो डोज थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। आज अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ लोगे
ठीक है, हमें करना क्या है ना, करना क्या है, हमें पहली चीज़ तो आज जो हमने पढ़ा वो ढंग से याद होना चाहिए ना, क्योंकि आगे का लेक्चर जितना भी बच रहा है सब इसी पे बेस्ड है, सारा इसी पे बेस्ड है, ठीक है, जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैंने आपको सवाल इसलिए कराए एक दो कि थोड़ा आइडिया हो गया आपको कि कैसे क्या करना है। अच्छा, सिंपल सिंपल से भी करा दूंगे एक दो, आप कहोगे सर टफ टफ से करा दिए, एक आध सिंपल तो करा देते। देखो y बराबर साइन इनवर्स x+1 ले लिया, इसका डोमेन की बात कर रहे हैं, रेंज की बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डोमेन की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि यार x+1 का वैल्यू -1 से 1 होना चाहिए। अरे जो इनपुट है वो -1 से 1 के बाहर तो नहीं जाएगा, अरे हाँ या ना, हाँ, तो x -1 कर दिया तो 0, x -2 तो दिस इज डोमेन आ गया, ठीक है। अच्छा और देख लेते हैं फर्जी से, y बराबर साइन इनवर्स x² + 2, ये दे दिया अपन ने x² + 2। अब हमें पता है क्या कि भाई साहब साइन इनवर्स के अंदर आप कुछ भी कर लो ना, धरती पे अगर भगवान भी आ जाएं और वो बोले कि भाई साइन इनवर्स के अंदर -2 डाल दो, तो हम बोलेंगे कि नहीं। मान लिया कि आप भगवान हो, बट नहीं, मैथमेटिक्स भगवान से नहीं चलती ना भाई, है ना, इंसान ने बनाई है, ठीक है ना यार, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स देखो, ये वाली जो क्वांटिटी है ना, इस पे फोकस करो ना, x² + 2 पे, ये वाली क्वांटिटी हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी, और हमें पता है कि यार हम तो -1 से 1 के बीच का नंबर डाल सकते हैं, तो ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो डोमेन इज नॉट डिफाइंड, राइट है कि नहीं है। अरे ये वाली क्वांटिटी हमेशा 2 या 2 से बड़ी है, और डोमेन साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो या तो -1 से 1 के बीच में होता है, बट ये क्वांटिटी तो 2 या 2 से बड़ी आएगी हमेशा, आप x कुछ भी डाल लो, तो ये क्वांटिटी पॉसिबल ही नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जब तक के लिए पढ़ते रहें, और नेक्स्ट लेक्चर में आप आएँ तो इनको ढंग से पढ़ के आए ना, ढंग से याद होने चाहिए, बिल्कुल याद रटे हुए होने चाहिए ना। तो आप अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप 2 बार देखो, है ना, इसको वीडियो को 2 बार देखो, और नोट्स ज़रूर बनाए ना। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जाके ज्वाइन करें, बिल्कुल उसमें आपको इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके लिए जो भी डाउट है आपके मैं उसी चैनल पे 1 to 1 सॉल्व करूँगा मैं आपको, ठीक है। जब तक के लिए आप कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच बेटा।